बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाउनशिप फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहतरम आरिफ चौधरी साहब। उनसे जानेंगे कि नया बल्दियाती निज़ाम असल में है क्या और पाकिस्तान अवामी तहरीक उस सिलसिले में क्या तैयारियां कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, खुशामदीद सर। ये बताइएगा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक बल्दियाती इलेक्शंस की जो तैयारियां कर रही हैं, सबसे पहले ये बताएं कि नया बल्दियाती निज़ाम है क्या? यूनियन कौंसल्स छोटी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, चेयरमैन नामजद होंगे, काउंसलर्स होंगे, क्या होगा सर नए निज़ाम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल और बड़ा बरवकत सवाल आपने किया है कि बल्दियाती निज़ाम चेंज हुआ है, एक्ट बन चुका है और उस बल्दियाती निज़ाम के तहत नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन को पंजाब गवर्नमेंट कह चुकी है। तो इस दौरान लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि जो पहला बल्दियाती निज़ाम एग्जिस्ट कर रहा था उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पैनल होता था। उससे पहले नाज़िम और नायब नाज़िम का पैनल होता था और एक हल्के में अगर 4-6 लोग भी लड़ रहे हैं तो सिर्फ एक जीतता था, यानी वो मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन उस हाउस में नहीं होती थी। जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है इसमें उन्होंने पहला तो पेड़ ख़त्म कर दिया है और यूनियन काउंसिल का लफ्ज़ भी ख़त्म कर दिया है। शहरों के अंदर अब नेबरहुड काउंसिल होगी और देहातों के अंदर विलेज काउंसिल होगी, यानी हर गांव की अलग काउंसिल होगी जिसे पंचायत काउंसिल भी कहा जाएगा। तो इसमें जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है वो ये है कि जितने लोग भी कंटेस्ट कर रहे होंगे उनमें से जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा वो चेयरमैन कहलाएगा। शहरों के अंदर नेबरहुड काउंसिल में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन 2 से लेकर 5 तक सीटें हैं और देहातों में विलेज काउंसिल में वहाँ भी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन 2 से लेकर 5 तक सीटें हैं। उन्होंने आबादी की तादाद दी हुई है। अब सिटी लाहौर के अंदर तकरीबन हर नेबरहुड काउंसिल में 5 सीटें होंगी जनरल काउंसलर की, 2 होगी ख़वातीन की और 1 सीट होगी अक़लियत की। अगर वो उस आबादी का 5% होंगे तब तो गोया ये 8 सीटें हो जाएंगी। तो उन 5 सीटों का इलेक्शन का तरीका ये होगा कि हर बंदा अपने कागजात जमा करवाएगा सिर्फ एज जनरल काउंसलर। जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा वो चेयरमैन कहलाएगा। बाकी 4 जो हैं वो उस हाउस के मेंबर होंगे एज जनरल काउंसलर, 2 ख़वातीन साथ होंगी। उसके बाद हाउस के अंदर में से किसी एक को वो 7 या 8 लोग कन्वीनर चुन लेंगे, जिसे आप स्पीकर भी कहते हैं, जिसे नायब नाज़िम भी कह लें, वाइस चेयरमैन कह लें। तो ये जो सिस्टम है पहले वाला, इसको उन्होंने पहली सतह इसकी करार दिया है। ये गैर जमाती बुनियादों पर ये इलेक्शन होगा। उसके बाद जो दूसरा मरहला है वो है लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, देहातों में तहसील काउंसिल, नहीं ज़िली गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। ज़िले का लफ्ज़ उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लाहौर तो बड़ा शहर है, ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। जो उसके बाद कसूर है, तो कसूर डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन अब कोई नहीं होगा, ज़िले की बॉडी नहीं बनेगी। कसूर की जितनी तहसीलें हैं और उन तहसीलों के अंदर जितने सिटी एरियाज़ हैं उनकी अलग अलग काउंसिल्स बनेगी। छोटा शहर है तो वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी होगी, तो बड़ा शहर है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगी, उससे बड़ा शहर है तो फिर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होगी। तो लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। पहली दफ़ा होने जा रहा है कि मेट्रोपॉलिटन के इलेक्शन में डायरेक्ट आम आदमी वोट कास्ट करेगा और यानी आम आदमी अपना चेयरमैन जो है और अपना लीडर जो है वो डायरेक्ट सेलेक्ट करेगा। मतलब जो पहले जिले नाज़िम के जो इलेक्शन होते थे उसमें जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और काउंसलर वोट डालते थे, ठीक है, तो अब जो है अब वो अवाम डायरेक्ट वोट डालेगी। अवाम डायरेक्ट वोट डालेगी। पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर तारुल कादरी की साहब की हमेशा से ये डिमांड रही है कि निज़ाम वो हो जिसमें मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेशन मिले और निज़ाम वो हो जिसमें अवाम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। तो इस निज़ाम में अब एक मिसाल से आपको समझा दूं कि रूटीन में जो इलेक्शंस होते हैं मोस्टली हल्कों में 35-40% वाला जीतता है और बाकी जो 60-65% वोट है वो उसके खिलाफ जा रहा होता है। लेकिन उन 60-65% वोटर्स की कोई नुमाइंदगी उस हाउस में नहीं होती थी। अब ये जो नया सिस्टम आया है इसमें जो जीतेगा टॉप से करेगा अपने नेबरहुड काउंसिल में या विलेज काउंसिल में, वो फ़र्ज़ करें 40-45% वोट भी लेता है तो उसके नीचे जो आ रहा है 30-35% वाला वो भी उसका मेंबर होगा। जो तीसरे नंबर पर आया है वो भी मेंबर होगा। लाहौर में जो चौथे नंबर पर आया है वो भी मेंबर होगा और 5वें नंबर वाला भी। गोया 90-95% जो आबादी है उसके नुमाइंदे उस हाउस में मौजूद होंगे और वो हर तबका वहाँ पर मौजूद होगा। तो दूसरा जो जमाती इलेक्शन है उसमें पहले ये होता था कि सिर्फ इलेक्टेड लोग जो काउंसलर्स थे, जो चेयरमैन थे, वो वोट डालते थे और अवाम पसंदाज हो जाती थी। इस निज़ाम में अब अवाम डायरेक्ट वोट कास्ट करेगी और अपना लीडर जो है अपने एरिए का वो डायरेक्ट अवाम मुंतखब करेगी। अब उसके साथ जो नई चीज़ उन्होंने की है और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये है कि जब
लाहौर के लाडमेर का इलेक्शन होगा तो उसके साथ एक टीम अलग अलग सेलेक्ट होगी। ये चेयरमैन, पहले तो ये होता था कि जो चेयरमैन बनता था वो जिले कौंसिल का मेंबर होता था, जो वाइस चेयरमैन था वो टाउन में जाता था। अब ये ख़त्म हो गया सिलसिला। जो नेबरहुड कौंसिल के चेयरमैन होगा उसकी कोई पोजीशन आगे नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी कौंसिल को देख रहा होगा, कौंसिल के मसाइल देख रहा होगा। जो मेट्रोपॉलिटन का इलेक्शन होगा उसके अंदर हर कैंडिडेट पाबंद है कि वो 70 अफराद की लिस्ट जमा करवाएगा। हर शहर में ऐसे ही होगा, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ये तादाद वेरी करेगी, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। लाहौर में उन्होंने 70 का हाउस बनाया है जो लाडमेर के साथ होगा। उन 70 में 50 जनरल काउंसलर्स होंगे, 10 खवातीन काउंसलर्स होंगी, 8 जो है वो लेबर काउंसलर होंगे और 2 अकलियत होंगी। तो हर जमात जो अपना कैंडिडेट पुट करेगी लाहौर मेट्रोपॉलिटन के लिए, उसके लिए पाबंदी है कि वो ये 70 अफराद के नाम भी साथ दे। अब उनका जो सिलेक्शन का तरीका है वो ये होगा कि 4-6 लोग जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से कोई एक जीतेगा, जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा वो नंबर 1 होगा, वो जीतेगा, वो चेयरमैन बन जाएगा लाहौर का या लाडमेर बन जाएगा, जो भी नाम इसका होगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगा यकीनन वो तो हारा हुआ होगा, लेकिन उसकी टीम जो है वो नहीं हारेगी। यानी जो जीतेगा वो जितने परसेंट वो वोट लेगा, 40% वोट लेता है, तो जीतने वाला जो 40% वोट ले रहा है उसको उस हाउस में 40% की ही नुमाइंदगी मिलेगी। यानी लाहौर की अगर 70 सीटें हैं और जीतने वाला चेयरमैन जो है वो 40% वोट लेता है तो उसके सिर्फ 28 काउंसलर जीते होंगे मेट्रोपॉलिटन के हाउस में। बाकी जो लोग हार गए हैं वो जितने परसेंट वोट लेंगे उतने ही परसेंट उनके नुमाइंदे उस हाउस में पहुंचेंगे। ये मुतनासिब नुमाइंदगी से कहा जाता है। और ये भी बहुत देर से पाकिस्तान अवामी तहरीक का मुतालबा था कि नेशनल लेवल पर भी मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम हो और लीडर ऑफ द नेशन का इंतखाब जो है वो कौम डायरेक्ट करे। अब बल्दियात में ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ आ गई हैं, जो जमाती इलेक्शन होने जा रहा है शहरों में और दही रेमियन तहसीलों में। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की डिमांड के करीब तर है। इसलिए जब ये निज़ाम आया, हमने इसको स्टडी किया, तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने फैसला किया कि हम इसमें भरपूर और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे, वो गैर जमाती मरहला हो या जमाती मरहला हो। सर, इस हवाले से अवामी तहरीक की क्या तैयारियां चल रही हैं? पाकिस्तान अवामी तहरीक अपनी तंजीम नौ कर रही है, फील्ड में हुए हैं और हमने 14 अगस्त को इसका हल्का सा इजहार किया। हमने तकरीबन 40 से ज़्यादा शहरों में पंजाब में एक्टिविटी की और जो प्रोग्राम हमारे थे, मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान की किसी भी सियासी या मजहबी जमात ने 14 अगस्त को इस कदर इस लेवल पर जाकर एक्टिविटीज़ ना प्लान की ना जनरेट की उस दिन। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ मौजूद है, हमारे पास कमिटेड कारकुनान मौजूद हैं सॉरी, डॉक्टर तारुल कादरी के फॉलोअर्स में पाकिस्तान में जितनी मुनज़्ज़म जमात इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक है, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी जमात इतनी मुनज़्ज़म नहीं। तो हमने सिर्फ उनको दोबारा से लिंक करना है बल्दियाती निज़ाम के लिए, तो अफवाद हमारे पास मौजूद है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में अवाम आपका साथ देगी, जबकि आपके कायद जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब हैं वो सियासत छोड़ चुके हैं? कायद साहब, ये आपने बड़ा शरारती सा सवाल किया है। कायदे मोहतरम ने जो मुरव्वजा पार्लिमानी जमहूरियत है पाकिस्तान में, उससे किनारा कशी 2004 में कर ली थी जब उन्होंने MNA शिप से रिज़ाइन किया था। उसके बाद से उन्होंने कोई इंतखाब न लड़ा है, ना उनकी पार्टी ने किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया है। क्योंकि हमारा ये कंसेंसस है कि पार्लिमानी निज़ाम में आप 100 इलेक्शन करवा लें, उन्हीं चेहरों ने पलट के आना है, वही स्टाफ आपको मिलेगा जो इस मुल्क को $100 अरब का मकरूज कर चुका है, जो इस मुल्क के सारे इदारे तबाह कर चुका है। उनके बगैर ये निज़ाम चलता नहीं है, गोया ये निज़ाम वो यरगमाल बना चुके हैं। तो हम बल्दियात में इसलिए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने रिफॉर्म्स के लिए 2013 में झंडा दिया था, आपको याद होगा, वो धरना दिया था और वो धरना इतना पावरफुल था कि उस वक्त की हुकूमत ने बाकायदा हमारे साथ तहरीरी एग्रीमेंट किया था रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं की और वो जमात सिमटती सिर्फ अब सिंध के मज़ाफ़ात में रह गई है। और उसके बाद अगर ये मौजूदा हुकूमत ने रिफॉर्म्स की हैं तो ये कैसे हो सकता है कि रिफॉर्म्स के बाद होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान अवामी तहरीक हिस्सा ना ले। और रिफॉर्म्स अगर हमारी डिमांड के करीब तर हैं तो इंशाल्लाह इसमें हम हिस्सा भी लेंगे और भरपूर रिजल्ट भी लेंगे।
सर आने वाले दिनों में कोई हम मुल्की सियासत में अवामी तहरीक को देख रहे हैं, हम आने वाली सियासत में अवामी तहरीक को कि जो पिछले 2014 में धरने हुए उसके बाद भी एहतजाज होते रहे, आपने अपने जो शहदा के लिए एहतजाज किए लेकिन उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका, तो क्या आने वाले वक्तों में सान्या मॉडल टाउन के हवाले से या मुल्की सियासत के हवाले से आप मैदान अमल में होंगे? जी काजी साहब, सान्या मॉडल टाउन के हवाले से तो मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा कि वो फैसला अदालत में है और अदालत ने उसको टेकअप किया है। और एक मौके पर आपको याद होगा कि डॉक्टर ताहिर काजी साहब खुद कोर्ट में पेश हुए थे और उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने डॉक्टर साहब से डायरेक्ट मुखातब होकर कहा था कि अब आपका काम ख़त्म हुआ, आपने बड़ी जद्दोजहद की है, अब आप हम पर इतबार करें। तो हम तब से कोर्ट्स में मौजूद हैं, हमने एहतजाज कोई नहीं किया, हम कोर्ट्स को मौका दे रहे हैं और इत्मीनान करते हैं कि कोर्ट इसे किसी नतीजे तक पहुंचाएंगी। तो आप पर उम्मीद है जो पाकिस्तानी अदालतों का निज़ाम है कि जो करीबन 6 साल हो चले हैं इस केस को, कि वो आपको इंसाफ देंगे? काश सब ऐसे है कि अगर आप इतबार ना भी करें तो कहाँ जाएंगे? आप गन पॉइंट पर इंसाफ नहीं ले सकते, आपको एट द एंड अदालतों में ही जाना होगा। हम अदालतों में मौजूद हैं और तवक्को करते हैं कि अब इस बदले हुए हालात में और जुडिशल एक्टिविज़म के इस दौर में अदालतें, हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ देंगी और उसकी तरफ पेशरफ्त भी हो रही है। यहाँ पर यकीनन वो लोग जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक मखसूस चैनल्स के ज़रिए आए हैं, आज भी शायद उनकी वफादारी कहीं पर होंगी, लेकिन अक्सरियती मैं समझता हूँ कि जो जजेस हैं वो बेहतर फैसले कर रहे हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इंसाफ की मंजिल तक पहुँचेंगे। चूँकि हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमारे लोग आज तक खड़े हैं इंसाफ के लिए। हम दैयत वाले लोग नहीं, हम किसास वाले लोग हैं, चूँकि अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि किसास में कौमों के लिए ज़िंदगी है और इंशाल्लाह हम ये ज़िंदगी इस कौम को भी वापस लौटाएंगे। इस हवाले से सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके साथ किस किस्म का तावन किया है या नहीं किया? क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है और उन हालात में बनी है, उस निज़ाम में बनी है, उन चेहरों के साथ बनी है जिनके बारे में हमारी राय ये है कि ये 100 इंतखाबात भी नहीं चेंज कर सकते। और मेरे कायद ने फरमाया था कि ये निज़ाम नमक की वो कान है जिसमें हीरा रख दें तो वो नमक हो जाएगा। अल्लाह ना करे इमरान खान एक अच्छा आदमी है कि वो भी नमक हो जाए। लेकिन पिछले दिनों हम एक जगह पर बैठे थे तो एक साफ़ी ने ये सवाल किया कि मौजूदा और साबिक़ा हुकूमत में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? तो मेरा फौरी जवाब ये था कि अली बाबा बदला है 40 चोर नहीं। सारी टीम उसकी तो नहीं लोगों पर मुश्तमिल है जिन लोगों ने इस मुल्क को इस हालत तक पहुँचाया है। काई साहब, जब तक निज़ाम बदलना दूर की बात, PTI ने निज़ाम के साथ भी कंप्रोमाइज़ किया है, अफराद के साथ भी कंप्रोमाइज़ किया है। अब उनका जो कारकुन था जो तब्दीली चाहता था, आज वो मायूस बैठा है। आज उसके पास डिफेंड करने के लिए अपनी गवर्नमेंट को अल्फाज नहीं है। आज वो खुद करारे लग गया है और वो जो इलेक्टेबल्स तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, अब उन इलेक्टेबल्स के नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पर देहातों में जो देही एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो नए इलेक्टेबल्स आए, जो नई तंजीमें बनी हैं PTI की, उसमें PTI नहीं है, वो इलेक्टेबल हैं। तो मैं समझता हूँ किसी भी जमात के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होती है कि नए आने वाले लोग जो नज़रिए की बुनियाद पर नहीं आए, पावर की बुनियाद पर आपके साथ आए हैं, वो अपने ही लोगों को जब एडजस्ट कर लेंगे, आपका नज़रिया भी आपके कारकुनान के साथ दम तोड़ जाएगा। तो PTI को यकीनन इस एंगल से सोचना पड़ेगा। लेकिन चूँकि मैं उनका वकील नहीं हूँ कि उनकी बात करूँ, अभी तक मैं समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि ये 1 महीने का केस है, इसको फैसला तक पहुँच जाना चाहिए, तो फैसला तो बहुत दूर की बात, खान साहब को इन 2 सालों में ये हिम्मत भी नहीं हुई, ये तौफीक भी नहीं हुई कि वो सान्या मॉडल टाउन के इंसाफ के लिए कोई बड़ा बयान ही दे देते, कोई बड़ी स्टेटमेंट इशू कर देते, उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। ठीक हो गया। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में हम अपने पेज के हवाले से पूछना चाहेंगे कि आप इस पेज को फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पेज के हवाले से? कैसा मैं समझता हूँ जो हमारी नई जनरेशन है जो IT से अब बहुत ज़्यादा वाबस्ता भी हो गई है, IT को हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह आपने पेज बनाया है और उस पेज से आप टाउनशिप के मसाइल को उजागर करते हैं, टाउनशिप में उठने वाले इश्यूज़ को आप हाईलाइट करते हैं, और यकीनन जब इश्यूज़ मीडिया पर हाईलाइट होते हैं, वो चैनल कोई भी हो मीडिया का, तो वो आला काम तक पहुँचते हैं और उसका सलूशन निकलता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी तरह जो नौजवान हैं जो इस शोबे में काम कर रहे हैं, इससे आगाह हैं, जानते हैं इसको, कि वो हर कोई अपने अपने इलाके के मसाइल को हाईलाइट करे
उससे मसाइल के सलूशन का रास्ता भी मिलेगा, नई नस्ल इंटरेक्ट होगी और नई नस्ल को पता होगा कि अपने मसाइल को हल करने के लिए रास्ते कौन से अडॉप्ट करने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जब आप कोई मसला उठाते हैं, जब आप किसी मसले को पिन पॉइंट करते हैं, तो आप एक टीम ऐसी बनाएं, उस मसले का सलूशन जिन जगहों पर मौजूद है वहाँ भी पहुँचें, उन लोगों को भी इन्वॉल्व करें और उनको भी आप इसी पेज से ये सवाल पूछें कि ये मसला आया है, इसका हल आप लोगों के पास है, तो आप कब इसको हल करने जा रहे हैं। अगर हमारे ये नई नस्ल इस एंगल से काम करना शुरू हो गई तो मैं समझता हूँ अदारे भी तावन करेंगे और लोग जो हैं वो इन रवायती लगे बंदे उन लोगों से भी छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जो इस निज़ाम को हाईजैक किए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम आरिफ चौधरी साहब जो मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के नए निज़ाम के हवाले से बात की, पाकिस्तान अवामी तहरीक की तैयारियों के हवाले से बात की और मुल्की सियासत पर उन्होंने तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर भी बात की। नाज़रीन, इस तरह के प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।